24 फरवरी 2022 रात के अंधेरे में मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस के गहरे कॉरिडोरों में व्लादिमीर पुतिन अकेले खड़े थे। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, मानो सदियों पुरानी रूसी सर्द हवा ने उनके दिल को जमा दिया हो। बाहर बर्फीली हवाएं चली रही थीं, लेकिन उनके मन में जल रही थी एक आग, यूक्रेन को वापस रूस की गोद में लाने की। घड़ी के कांटे मध्य रात्रि को पार कर चुके थे और उनके आदेश पर सीमा पार हो चुकी थी। हजारों टैंक, मिसाइलें और सैनिक कीव की ओर बढ़ते हुए। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित खेल था जहां पुतिन शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हुए थे और यूक्रेन उनका मोहरीरा। कीव के आसमान में पहली विस्फोट की गूंज हुई जब रूसी क्रूज मिसाइलें एयरफील्ड्स को चीरती हुई। वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, अपने बंकर में जागे। उनकी आंखें थकी हुई लेकिन अटल, जैसे एक योद्धा जो कभी हार न माने। उन्होंने तुरंत वीडियो संदेश जारी किया, दुनिया को पुकारा, रूस ने आक्रमण कर दिया है। लेकिन पुतिन के पास समय था, उन्होंने सालों से तैयारी की थी। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा, डोनबास में अलगाववादियों को हथियार, सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा। मॉस्को में उनके खुफिया अधिकारी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, यूक्रेन की सेना कमजोर, नाटो हिचकिचा रहा। पुतिन मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में विष था। कीव के उपनगरों में सुबह की पहली किरण के साथ रूसी टैंक धमधमाते हुए घुसाए। सड़कें जल रही थीं, इमारतें ढह रही थीं और नागरिक भयभीत भाग रहे थे। जेलेंस्की ने अपनी सेना को एकजुट किया। जेवेलिन मिसाइलें अमेरिका से आईं, ड्रोन ब्रिटेन से, लेकिन पुतिन का गेम गहरा था। उन्होंने गैस पाइपलाइन को हथियार बनाया, यूरोप को डराया, यदि नाटो हस्तक्षेप करेगा तो परमाणु युद्ध। मार्च 2022 में जब कीव के द्वार पर रूसी सेना पहुंच गई तो पुतिन को लगा जीत नजदीक है, लेकिन जेलेंस्की ने चमत्कार दिखाया। गुरिल्ला युद्ध, नागरिकों को हथियार और सोशल मीडिया पर वैश्विक समर्थन। इरपिन और बूचा में खूनी नरसंहार हुए, जहां रूसी सैनिकों ने निर्दोषों को मार डाला, शवों को सड़कों पर छोड़ा। दुनिया सिहर गई, लेकिन पुतिन ने झूठ बोला। यह यूक्रेनी नाटो का प्रोपगेंडा है। बैकग्राउंड में नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ बैठे थे। भारत ने तटस्थता चुनी, लेकिन अजित डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, छाया में काम कर रहे थे। उन्होंने पुतिन से गुप्त फोन पर बात की, युद्ध विराम के संकेत दिए, लेकिन यूक्रेन को रूस की कमजोरी दिखाई। मोदी की डिप्लोमेसी ने तेल की कीमतें नियंत्रित की। भारत ने रूसी तेल खरीदा, लेकिन पुतिन को आगाह किया, यह अनंत नहीं चलेगा। अप्रैल 2022 तक कीव की घेराबंदी टूट चुकी थी। रूसी सेना पीछे हट रही थी। भारी नुकसान के साथ हजारों सैनिक मारे गए, टैंक नष्ट। पुतिन क्रेमलिन में घूर रहे थे मानचित्र को, उनकी मुट्ठियां कसी हुई। उन्होंने योजना बदली, पूर्वी यूक्रेन पर फोकस, डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन जेलेंस्की ने हार नहीं मानी। उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किए, खार्किव को मुक्त किया। गर्मियों में हिमार्स रॉकेट सिस्टम्स अमेरिका से पहुंचे, जो रूसी कमांड पोस्ट्स को उड़ा रहे थे। पुतिन ने जवाब दिया, मोबिलाइजेशन, 3 लाख सैनिकों को बुलाया, लेकिन रूसी युवा भयभीत थे, देश छोड़ भागे। बैक स्टेज में व्लादिमीर पुतिन के करीबी ओलिगार्क्स डर रहे थे। सैंक्शंस ने उनकी नावें, महल जब्त कर ली। फिर सितंबर 2022 खेरसोन पर काउंटर अटैक, यूक्रेनी सेना ने डनीपर नदी पार की, रूसी पुल उड़ाए। पुतिन की आंखों में क्रोध भड़का। उन्होंने क्रेमलिन में चिल्लाया, यह नाटो का युद्ध है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनकी सेना की कमांड स्ट्रक्चर चरमरा गई थी। भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली। इधर नई दिल्ली में मोदी ने स्कॉम्ब्रिक सम्मेलन बुलाया, जहां उन्होंने पुतिन से आमने सामने कहा, शांति ही रास्ता है। अजित डोभाल ने गुप्त चैनलों से इंटेलिजेंस शेयर की, यूक्रेन को भारत की तटस्थता का फायदा पहुंचाया। पुतिन ने सुना, लेकिन अनसुना किया। उन्होंने वक्र संदेश भेजा, भारत को धमकी दी। फिर आया 2023 का काला अध्याय, बाखमुट का खूनी मैदान। महीनों तक चली लड़ाई, जहां रूसी वागनर ग्रुप ने लाखों गोले दागे, शहर को राख कर दिया। प्रिगोजिन का विद्रोह, जो पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन जल्दी दब गया। पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई, प्रिगोजिन का विमान गिरा दिया। जेलेंस्की ने कहीं और फोकस बदला, जापोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट, जहां रूसी सैनिक कब्जे में थे, परमाणु खतरे को हथियार बनाया। दुनिया सांस रोके देख रही थी। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बोला, युद्ध किसी का नहीं जीतता। अजित डोभाल ने मॉस्को में गुप्त मीटिंग्स की, पुतिन को आगाह किया। चीन भी अब पीछे हट रहा, लेकिन पुतिन अडिग थे। उन्होंने क्रीमिया ब्रिज पर हमले का बदला लिया, स्नेक आइलैंड पर कब्जा मजबूत किया। सर्दियों में यूक्रेन की बिजली ग्रिड पर हमले, लाखों बिना बिजली, अंधेरे में ठंड। जेलेंस्की ने वॉशिंगटन जाकर बाइडेन से F-16 जेट्स मांगे, लेकिन पुतिन ने चेतावनी दी, नाटो विमान आए तो मॉस्को पर हमला। गेम जटिल हो गया, जैसे शतरंज में किंग सेफ, लेकिन चेकमेट नजदीक। 2024 की शुरुआत में अवदीवका का पतन, रूसी सेना ने इसे घेर लिया, लेकिन भारी कीमत पर। पुतिन ने विजय घोषित की, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। रूबल गिरा, मुद्रास्फीति चरम पर। सैंक्शंस ने रूस को अलग थलग
अलग कर दिया। केवल भारत, चीन जैसे सहयोगी बचे। जेलेंस्की ने कुर्स्क क्षेत्र में सरप्राइज इन्वेजन किया। रूसी सीमा पर यूक्रेनी टैंक घुसे, पुतिन को घर पर झटका। क्रेमलिन में हड़कंप, पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इधर नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन किया, यह युद्ध समाप्ति की ओर बढ़े। अजित डोभाल ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों से संपर्क साधा, शांति वार्ता के लिए ग्राउंड तैयार किया, लेकिन पुतिन ने जिद पकड़ी। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, कीव के केंद्र को निशाना बनाया। जेलेंस्की बचे लेकिन घायल हुए। गर्मियों में नाटो ने F-16 सौंपे, यूक्रेनी पायलट्स ने रूसी Su-35 गिराए। पुतिन ने जवाब में उत्तर कोरिया से हथियार मंगाए, ईरान से ड्रोन। खेल वैश्विक हो गया। चीन ने तटस्थता दिखाई, लेकिन पुतिन को अकेला छोड़ दिया। मोदी की डिप्लोमेसी चमकी। भारत ने ब्रिक्स समिट में शांति प्रस्ताव रखा। पुतिन और जेलेंस्की दोनों को आमंत्रित, लेकिन वार्ता विफल रही। पुतिन ने डिमांड की, डोनबास हमेशा रूसी। अक्टूबर 2024, क्रेमलिन में पुतिन अकेले बैठे, उनकी आंखें थकीं लेकिन हिंसक। खबर आई, रूसी जनरल गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के आरोप, सेना में विद्रोह की आशंका। जेलेंस्की ने पोलैंड सीमा पर नाटो को पुकारा, लेकिन बाइडेन ने रोका परमाणु जोखिम। भारत में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया, एक तरफा विजय असंभव। अजित डोभाल ने मास्को में पुतिन के सलाहकारों से मिले, गुप्त संदेश दिए, समझौता करो वरना चीन भी छोड़ देगा। पुतिन ने सोचा, लेकिन हमला जारी रखा। सर्दी आई, यूक्रेन फिर अंधेरे में डूबा। 2025 में बातचीत शुरू हुई तुर्की में, जहां मोदी मध्यस्थ बने, लेकिन पुतिन ने अंतिम चाल चली, परमाणु धमकी, क्रीमिया पर कब्जा पक्का। जेलेंस्की ने हार नहीं मानी, लेकिन थकान साफ थी। खेल अब अनिश्चित, जैसे शतरंज में स्टेल में कोई हार नहीं रहा, लेकिन सब हार रहे। वर्तमान में 2026 की शुरुआत, फ्रंट लाइन्स स्थिर, लेकिन तनाव चरम पर। पुतिन की महत्वाकांक्षा बाकी, जेलेंस्की का संघर्ष जारी और मोदी की डिप्लोमेसी दुनिया को बचा रही। क्या यह समाप्त होगा या नया अध्याय शुरू?